होता है ओन कैपिटल या लोन कैपिटल। ओन कैपिटल में इक्विटी, प्रेफरेंस और रिजर्व हम लोग पढ़ेंगे एफएम में, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में उसकी भी कॉस्ट होती है। और कुछ तो आप भी जानते हैं, क्या प्रेफरेंसरी कॉस्ट नहीं होती, डिविडेंड, इक्विटी कॉस्ट नहीं होती, अंडरराइटिंग कमीशन नहीं होता, तो वो कॉस्ट A16 के अंदर अकाउंट नहीं होगा, उसकी कोई और बात होगी, नहीं होगी अलग बात है। A16 में सिर्फ क्या होगा, लोन फ्रॉम बैंक, डिवेंचर, बॉन्ड, पब्लिक डिपॉजिट, बैंक ओडी, इस तरह की जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं आउटसाइडर। आउटसाइडर फंड जो होते हैं उनके ऊपर ये जरूर लागू किया जाएगा। ओके बालकों, चल तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं, बोरोइंग की बात करनी है, लेकिन बोरोइंग में इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर की कॉस्ट शामिल नहीं होगी। दो कॉन्सेप्ट खत्म, तीसरा भी एक सेकंड में खत्म। अब बोरोइंग कॉस्ट में शामिल क्या क्या होगा, तो पढ़िए, बोरोइंग कॉस्ट में शामिल होगा इंटरेस्ट या कमिटमेंट चार्ज ऑन बैंक बोरोइंग, चाहे वो शॉर्ट टर्म हो चाहे वो लॉन्ग टर्म हो। यानी कि भेद यहां ये नहीं कि शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है, कोई भी हो, असली बात क्या है कि बोरोइंग होनी चाहिए। लेकिन इंटरेस्ट कॉस्ट तो आप समझ रहे हैं, ये कमिटमेंट चार्ज क्या है, जरा इस बात को समझते हैं। देखिए, बात को समझाने के लिए एक ओला उबर का एग्जांपल लेते हैं। आपने ओला बुक किया, ओला आपके घर पे आ गया 8 बजे, आपने कहा जी अभी हमारी तैयारी हो रही है, आप रुकिए, हम 9 बजे चलेंगे। ओला वाले को कोई दिक्कत नहीं है, वो बोलेगा सर हम, आप ओटीपी बता दीजिए, हमारा वेटिंग चार्ज शुरू हो जाएगा। आप उसको कहीं लेकर गए 100 किलोमीटर, फिर आपने कहा आप रुकिए, हमें लौटना है 4 घंटे बाद, फिर हमें वहीं छोड़िएगा। फिर आप 100 किलोमीटर आए, आपको पता है 100 किलोमीटर प्लस 100 किलोमीटर का लगेगा फेयर, लेकिन 4 घंटे और 1 घंटे का बताइए वेटिंग चार्ज। क्योंकि अगर आप नहीं होते तो कहीं और चला रहा होता, 2 पैसे कमा रहा होता। बिल्कुल इसी बात को अब लेके आइए किसी बैंक ओवरड्राफ्ट या कैश क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट तो नहीं, लेकिन कैश क्रेडिट। मान लीजिए आपने कैश क्रेडिट लिया है 50 करोड़ रुपए, इसको बोलते हैं लिमिट, और आपने यूज किया 30 करोड़ रुपए, 20 करोड़ आपने यूज नहीं किया। बैंक वाला पता है क्या करेगा, इस पे तो आपसे लेगा इंटरेस्ट एट रेट 10%, 12%, जो भी हो, लेकिन इस पे आपसे लेगा कमिटमेंट चार्ज, और ये कमिटमेंट चार्ज लेगा बेटा आपसे एट रेट 3%, 2%। बताइए क्यों, क्यों लेगा भाई वो कमिटमेंट चार्ज? क्योंकि आपने कहा मुझे लोन चाहिए, आपके लिए वो फंड लेके बैठा हुआ है, किसी और को नहीं दे रहा कि नहीं, हमने साहब को बोल रखा है, और साहब है कि यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो वो तो खाली बैठ गया ना भाई। सोच के देखिए, तो क्या उसका नुकसान नहीं हुआ? और इस नुकसान के लिए इंटरेस्ट वाला चार्ज तो नहीं लेता, लेकिन कुछ कम, यानी कि 2%, 3% चार्ज लेता है, और वही चार्ज क्या कहलाता है, कमिटमेंट। आपने क्यों लिमिट ले रखा है कि पता नहीं कब बिजनेस में जरूरत पड़ जाए, इसलिए लिमिट लेके बैठे हुए हैं हम, कब कौन सी अपॉर्चुनिटी राइज हो जाए, इसलिए लिमिट लेके बैठे हुए हैं हम। तो याद रखिए, जो फंड यूज करेंगे उस पर लगेगा इंटरेस्ट, और जो फंड ब्लॉक करके बैठे होंगे अनयूज, उस पर लगेगा वेटिंग चार्ज, जिसका नाम है कमिटमेंट चार्ज। दोनों ही बोरोइंग कॉस्ट के डिफिनेशन में आते हैं, लिखना चाहेंगे ये, दोनों ही बोरोइंग कॉस्ट के डिफिनेशन में आते हैं। लिखिएगा, इलस्ट्रेशन फॉर कॉन्सेप्ट नंबर 3। बहुत आसान और बहुत छोटा है से बेटा, ये बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा, आपको अच्छा भी लगेगा। टोटल कॉन्सेप्ट ही 12 है, जिसमें 3 तो हो ही गया।
हाँ बेटा बोलिए ना। तो इंटरेस्ट को भी बोरोइंग कॉस्ट का नाम दिया और कमिटमेंट को भी बोरोइंग कॉस्ट का नाम दिया। दोनों ही हमारे लिए बोरोइंग कॉस्ट है, यूज करें तो भी, ना यूज करें तो भी। इंपोर्टेड कॉस्ट, इंपोर्टेड कॉस्ट का मतलब होता है नोशनल कॉस्ट। जैसे आपको बात बता दें, रिजर्व बैंक सरप्लस अगर आपने सुना हो, रिजर्व बैंक सरप्लस पे तो डिविडेंड नहीं देते, लेकिन है तो वही शेयर होल्डर का पैसा। शेयर होल्डर ने अगर उसे कहीं और लगाया होता तो क्या वो प्रॉफिट कमाता कि नहीं? कम से कम उतना तो आपको देना ही चाहिए। इसी को बोलते हैं उत्कर्ष इंपोर्टेड कॉस्ट। जैसे आपका अपना घर है जिसमें आप रहते हैं, सपोज करें आपके घर वाले आपको निकाल दें, मान लो कि हर्ष को उसके घर वालों ने निकाल दिया और इसके बदले कोई पेइंग गेस्ट रख लिया। भाई वो कुछ रेंट देगा, कुछ खाने का देगा, महीने का 5,000 रुपये तो देगा, 10,000 रुपये तो देगा। यानी कि हर्ष को पालने का कॉस्ट क्या है? 10,000 पर मंथ है घर वालों के लिए। बताओ घर वाले कितने नासमझ हैं जो पाल रहे हैं, जबकि वो 10,000 रुपये आराम से पर मंथ कमा सकते हैं। सब लोग सोचिए इस बात को। आप घर पे भी रहते हैं तो आपका इंपोर्टेड कॉस्ट है, नोशनल कॉस्ट है। चलें आगे। तो इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चाहे लॉन्ग टर्म, या लॉन्ग टर्म भी और शॉर्ट टर्म भी। ठीक है, आगे आइए। एमोटाइजेशन ऑफ डिस्काउंट या प्रीमियम रिलेटिंग टू बोरोइंग। फाउंडेशन में एक चैप्टर आया होगा, इशू ऑफ डिवेंचर। था क्या? डिवेंचर की फेस वैल्यू बताते हैं 100 रुपए, लेकिन कई बार इशू 95, 96, 94 पर भी होता है। इक्विटी शेयर का तो नहीं होता, लेकिन डिवेंचर का होता है। क्या वो एक लॉस नहीं है? क्योंकि देना तो बाद में 100 रुपए पड़ता है। रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर नहीं पढ़ा होगा, लेकिन आपको बता दें जब डिवेंचर को रिडीम किया जाता है तो कई बार प्रीमियम देते हैं, 1 रुपए, 2 रुपए, 10 रुपए। बताइए वो प्रीमियम क्या है? तो कम पे इशू करना या ज्यादा पे रिडीम करना या दोनों, ये भी तो कॉस्ट है, ये भी तो लॉस है। और लॉस है तो बोरोइंग कॉस्ट है, मतलब बोरो करने की कॉस्ट है। ये बोरो करने की ही तो कॉस्ट है। अगर हम बोरोइंग ना करते तो ना वो डिस्काउंट देना पड़ता और ना वो प्रीमियम, तो नुकसान तो दोनों केस में है हमारा, इन बोथ केसेस। ठीक बात, आगे बढ़िए। amortization of ancillary cost incurred in connection with arrangement of borrowing। किसी को पता हो कि जो लोन दिलाते हैं वो 1-2% चार्ज ले लेते हैं। सीए लोगों की बड़ी अच्छी कमाई है जो लोन का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कंपनी आई, उसने कहा जी हमें 10 करोड़ का लोन दिला दो, 5 करोड़ का लोन दिला दो। तो सीए उसकी फाइल को प्रोसेस करके बैंक मैनेजर से बात करके उसको लोन दिला देते हैं। बैंक मैनेजर उनसे बात करने में कंफर्टेबल भी होता है, सारे रिक्वायरमेंट पूरी कर देता है, वो जो लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, पेपर की रिक्वायरमेंट्स हैं, क्योंकि सीए को पता होता है सब। लेकिन ऐसे नहीं होता। ऐसे में जो भी लोन लेता है वो 1% देता है, ये कंपलसरी है। तो बताइए 10 करोड़ का 1% कितना हुआ? 10 लाख रुपए हुए मेरे ख्याल से, नहीं हुआ? ये सीए की कमाई है, लोन लेने वाले का नुकसान है। तो ये भी बड़ा अच्छा कमाई, जो लोन का काम करते हैं वो साल में 200-400 करोड़ का बोरोइंग करवा देते हैं। और सोच लो, साल में अगर 200 करोड़ का करवाया और 1% क्लाइंट देता है, और हम बता दें 1% बैंक भी देता है, 2% हो गया। तो 200 करोड़ का 2% निकाल के देखिए, 4 करोड़। क्या बुरा है भाई? और इस मजे की बात इसमें ये क्या, 2 स्टाफ की जरूरत पड़ती है आर्टिकल की।
ये परमानेंट स्टाफ रख लो 20,000 रुपए का, बहुत है, बहुत अच्छी कमाई है फिनांस की। खैर ये काम तो सीए के अलावा और भी लोग कर लेते हैं, ये कोई बड़ा काम नहीं, इसके लिए सीए की डिग्री होना जरूरी नहीं है। सीए पे लोग फेट ज्यादा करते हैं, बैंक वाले भी और क्लाइंट वाले भी। आगे आइए, तो अगर ऐसा कोई कॉस्ट इनकर्ड हुआ है तो वो भी तो लॉस है, ठीक बात है कि नहीं। या आपने सुना होगा प्रोस्पेक्टस छापना पड़ता है, आरओसी से परमिशन लेनी पड़ती है, लीड मैनेजर, पता नहीं आपने इशू ऑफ शेयर पढ़ा है कि नहीं, लीड मैनेजर मर्चेंट बैंकर का अपॉइंटमेंट करना पड़ता है अगर पब्लिक इशू है तो। मतलब पब्लिक इशू में थोड़ा तामझाम ज्यादा है, भाई फ्री में कौन काम करेगा आपके लिए, जो भी काम करेगा वो आपसे पैसे लेगा, चाहे कोई बैंक हो चाहे कोई भी हो, ठीक कह रहे हैं कि नहीं। तो ये सारे खर्चे बताइए क्या है, बोरोइंग कॉस्ट है। मान लीजिए आप दिल्ली में पढ़ने आए हैं, ठीक है, और अब दिल्ली में पढ़ने आए हैं और हॉस्टल वाले को और खाने वाले को पैसे दे रहे हैं, बताइए क्या ये कॉस्ट किस चीज की है, पढ़ने की कॉस्ट है, बताइए क्यों। आप दिल्ली नहीं आते तो ये काम ही नहीं, पढ़ना नहीं होता तो दिल्ली नहीं आते, दिल्ली नहीं आते तो खर्चा नहीं होता, तो ये सब भी कॉस्ट है, पढ़ने की कॉस्ट है। भगवान न करे लेकिन कभी थोड़ा बहुत बीमार पड़ जाते हैं आप, कुछ बच्चे तो ज्यादा ही बीमार रहते हैं, जैसे वैष्णवी फिर नहीं होगी बेचारी आज, उसको सही में प्रॉब्लम है। होली के दिन उसने मेरे से बात की थी, मैंने उसको सलाह दिया था कि तबीयत ठीक ना हो तो माँ बाप के पास रहिए, घर पे रहिए, और ऑनलाइन भी कर लीजिए, उसमें क्या है, बहुत ज्यादा स्टेज करने का क्या फायदा। अब वो एक दिन क्लास में आती है, 2 दिन हॉस्टल में मतलब रोती रहती है, ये फालतू की जिद है। आप लोग भी सलाह देना जो उनके दोस्त हो कि बेटा घर चले जा और वहीं से पढ़ाई कर ले, मानती नहीं है, और जब ठीक हो जाए तो फिर यहाँ आ जाओ, चलो जो भी है। तो ये भी तो कॉस्ट है, ये भी तो पढ़ने की कॉस्ट है। तो इसलिए बोला कि जो भी अरेंजमेंट के एंसिलियरी, एंसिलियरी का मतलब ये होता है छोटा मोटा जो सहायक खर्चे हैं, वो सारी चीजें यहाँ शामिल होंगी। चलें, फिनेंशियल चार्ज इन केस ऑफ फिनांस लीज, किसी ने पढ़ा हो हायर परचेज या सुना हो, अगर आप हायर परचेज पे कार खरीदेंगे तो जो कार 8 लाख की होगी शायद आपको 9 लाख की पड़े, क्यों, वो जितने साल का आप लोन लेंगे इंस्टॉलमेंट बनवाएंगे वो इंटरेस्ट आपको ऐड कर देगा 5%, 7%, 10%। तो 8 का कार आपको 9, 9.5 का पड़ेगा। आपने 1-1.5 लाख रुपए जो दिया कार के लिए दिया या पैसा नहीं था इसलिए दिया, पैसा नहीं था, बोरोइंग, वरना कार तो 8 लाख में देने को तैयार था ही वो। इसका मतलब बोरोइंग की कॉस्ट अगर होती है फिनांस में भी, वो भी यहाँ पे शामिल किया जाएगा। देखिए ना कितना बढ़िया लिखा हुआ, फिनांस चार्ज इन रिस्पेक्ट एसेट एक्वायर अंडर फिनेंशियल लीज और सिमिलर अरेंजमेंट। फिनेंशियल लीज भी हायर परचेज ही होता है, हम थोड़ा देर बाद पढ़ेंगे AS19 में। चलें, और सबसे लास्ट, exchange difference arising from foreign currency borrowing to the extent they are regarded as adjustment to interest cost। किसी को याद हो AS11 में मैंने एक लाइन छोड़ी थी, एकदम शुरू में ही कहा था कि देखो ये तो अभी पढ़ेंगे और ये AS16 के साथ पढ़ेंगे, किसी को याद आया, तो वहां जो छोड़ा था यहाँ उसे पकड़ना है, लेकिन अभी भी छोड़ेंगे थोड़ा, इसको थोड़ी बाद में बात करेंगे। तो कभी कोई पूछे कि 5 बातें बताओ तो बेटा मार्क किया हुआ देख लो, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट चार्ज, प्रीमियम डिस्काउंट, एंसिलरी कॉस्ट, फिनेंशियल चार्ज एंड एक्सचेंज डिफरेंस, याद रहेगा 5, मार्क कर देता हूं, इंटरेस्ट एंड कमिटमेंट, डिस्काउंट या प्रीमियम, एंसिलरी कॉस्ट, फिनेंशियल चार्ज और एक्सचेंज डिफरेंस, ये पांचों चीजें बोरोइंग कॉस्ट मानी जाएगी। वैसे तो कभी एग्जाम में नहीं आया कि व्हाट यू मीन बाय बोरोइंग कॉस्ट, ऐसा तो कभी नहीं पूछा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में तो पूछ ही सकता है ना कि इसमें से कौन बोरोइंग कॉस्ट नहीं है या इसमें से कौन बोरोइंग कॉस्ट है, ऑब्जेक्टिव में तो अब आ ही सकता है। देख लिया भाई सबने, आगे बढ़ा जाए। लो जी, कॉन्सेप्ट नंबर 3 भी खत्म। तो एक कहता है कि बोरोइंग कॉस्ट क्या है, बी कहता है इस कॉन्सेप्ट 2 की बोरोइंग कॉस्ट में क्या नहीं शामिल है,
और 3 कहता है बोरोइंग कॉस्ट में क्या शामिल है। अब असली बात करें, असली बात मतलब अकाउंटिंग। आइए इलस्ट्रेशन नंबर 3.1 बाद में पढ़ेंगे, वही फॉरेन एक्सचेंज वाला है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 ये कहता है कि भाई कैसे रिकॉग्नाइज करें बोरोइंग कॉस्ट को। हम सब पढ़ते हैं एस क्या कहता है, रिकॉग्निशन। ये कहता है ना रिकॉग्निशन और मेजरमेंट। तो पहले रिकॉग्निशन की बात करते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करना है। देखिए हम सब जानते हैं कि बोरोइंग कॉस्ट एक एक्सपेंस होता है और उसे उस साल के पीएल में हम डेबिट करते हैं। ये तो हम सब जानते हैं, ये है आम जिंदगी। इसके लिए एस नहीं बना, ये तो पहले से भी जानते हैं। बताइए बोरोइंग कॉस्ट कहाँ जाता है, इंटरेस्ट कहाँ जाता है, पीएल में। डिस्काउंट प्रीमियम कहाँ जाता है, पीएल में। हायर चार्जेज पीएल में। फिर पढ़ क्यों रहे हैं, पढ़ रहे हैं पहले बात के लिए। ये इसका सबसे मेन इस एस की लाइन है। आगे भी पढ़ेंगे पीछे भी पढ़ेंगे, सबसे मेन यही है। कॉस्ट दैट आर डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल, डायरेक्ट होना जरूरी है, टू द एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन, एक ही बात है। हम आगे से केवल एक्विजिशन वर्ड इस्तेमाल करेंगे। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और प्रोडक्शन ऑफ ए क्वालिफाइंग एसेट। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या है इसकी बात भी करेंगे। शुड बी कैपिटलाइज एज पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ दैट एसेट। आपने सुना होगा कि कभी कोई मशीन खरीदते हैं तो खरीदने का पैसा तो देते ही हैं, लेकिन अगर कोई नॉन रिफंडेबल जीएसटी दिया वो भी उस कॉस्ट में ऐड कर देते हैं। उसे लेकर अपनी फैक्ट्री में लाए, भाड़ा पे किया, लोडिंग अनलोडिंग पे किया, कहाँ ऐड करते हैं, कॉस्ट में। यहाँ पे इंस्टॉलेशन किया, पिलर उलर बनाए, उसकी कॉस्ट कहाँ डालते हैं। इस बात के लिए किसी टेक्निकल प्रोफेशनल की मदद की, उसको कहाँ डालते हैं, ट्रायल रन किया, कहाँ डालते हैं। याद है सबको ये स्टेन। अब एक नई चीज सुन लीजिए, अगर उस फिक्स्ड एसेट्स को एक्वायर करने में, खरीदने में कोई बोरोइंग आपने किया है तो उस बोरोइंग के ऊपर लगने वाले बोरोइंग कॉस्ट को भी बताइए हम वहीं शामिल करेंगे, और बाकी जितने भी हैं सबको पीएल में डाल देंगे। किसी को याद हो A11 अभी पढ़ा था कि अगर कोई लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी बोरोइंग किया हो किसी डेप्रिसिएबल फिक्स्ड एसेट के लिए, और बाद में फॉरेन करेंसी के रेट में कुछ फ्लक्चुएशन आया हो, तो उसका जो डिफरेंस होता है क्या उस एसेट में ऐड लेस करते हैं, उसी को अब यहाँ पे लेके आइए। अब यहाँ फॉरेन करेंसी तो नहीं है, नॉर्मल इंडियन रुपीज में ही लोन लिया है, लेकिन उस लोन का इस्तेमाल वर्किंग कैपिटल में नहीं किया है। उस लोन का इस्तेमाल एक क्वालिफाइंग एसेट, क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है बताऊंगा, क्वालिफाइंग एसेट के एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन या प्रोडक्शन में आपने किया है, तो वो इंटरेस्ट पीएल में ना जाके बताइए उस एसेट्स की कॉस्ट में ऐड किया जाएगा। लेकिन क्वालिफाइंग एसेट्स क्या है ये पढ़ना जरूरी है, कब तक ऐड किया जाएगा ये पढ़ना जरूरी है, ऐड करने के बाद कैसे होगा ये सब पढ़ेंगे, यही मेन बात है। तो अब एक बात लिख देता हूं बेटा, आपके भी काम का है, ये जरूर लिखिए अपनी कॉपी में। कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि जितनी भी बोरोइंग कॉस्ट है ना बेटा जी, सबको जमा कीजिए। इसमें से जो भी क्वालिफाइंग एसेट्स के कंस्ट्रक्शन पे लगा है, एक्विजिशन पे लगा है, उसे तो बताइए क्या कीजिए, ऐड इन कॉस्ट ऑफ क्यूए। क्यूए मतलब क्वालिफाइंग एसेट, रेस्ट ऑल बोरोइंग कॉस्ट। बताइए क्या करें, डेबिट इन पीएल अकाउंट ऑफ दैट पीरियड। जैसे 19-20 है तो 19-20, 22-23 है तो 22-23, 23-24 है तो 23-24। अब तो 23-24 भी साल खत्म हो गया है ना, आज 24-25 शुरू हो गया। तो ए सही पूछिए तो जो बेसिक फंडामेंटल है वो खत्म हो गया।
अब वर्णन करेंगे। अब हम पढ़ेंगे इसकी बारीकियां कि भाई क्वालिफाइंग एसेट क्या है, कितना अमाउंट कैपिटलाइज किया जाना चाहिए, कैसे पहचान करें, मतलब जिसको बोलते हैं ना कि रूल बन गया, अब करना कैसे वो देखते रहेंगे। रूल बन गया कि भाई ऑल बोरोइंग कॉस्ट के दो हिस्से होंगे, जो क्वालिफाइंग एसेट्स के कंस्ट्रक्शन पे डायरेक्टली रिलेटेड है उसे बताइए क्या करना है, क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में जोड़ना है, और बैलेंस जितनी भी बोरोइंग है उन सब का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, एकमात्र ट्रीटमेंट है, बताइए क्या, बताइए क्या ट्रीटमेंट है बेटा, उसे पीएल अकाउंट में चार्ज कर दीजिए, और कोई कोई तरीका में लिखा है कि भाई क्वालिफाइंग एसेट के कंस्ट्रक्शन में जो भी बोरोइंग कॉस्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व है उसे उस क्वालिफाइंग एसेट की कॉस्ट में जोड़ेंगे, और रेस्ट सबको प्रॉफिट एंड